बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर हैं। वो पूरी कौम के लीडर बनना चाहते हैं। उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि किसी को दूसरी बार या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दिया जाए। मैं पाकिस्तान के सारे मामलात दुरुस्त कर दूंगा, मुल्क को मायूसियों से निकाल दूंगा, महंगाई का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये सारा कुछ एबटाबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा गया है। पहले भी ऐसी ख्वाहिशात का इजहार कई लीडरों की तरफ से किया जाता रहा है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बार जब उनकी आखिरी हुकूमत बनी थी 90 की दहाई में, 96 में, 97 में इंतखाबात के नताइज आ रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से रात को कोई 10-11 बजे कहा गया कि मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत मिल गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से यही ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। वो किसको कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो वो वर्कर से कह रहे हैं, लेकिन वो किसको सुना रहे हैं? आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, कोई दूसरी बार बनना चाहता है वो इमरान खान है, कोई चौथी बार बनना चाहता है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो फिर वो नौजवान हैं, वाकई नौजवान हैं, तो वो नौजवानों के वोट को अपनी तरफ खींच के लाएँ, अपनी तरफ नौजवानों को माइल करें। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं? इसका जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा क्या है? एक तरफ तो उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे मौका दें, मैं नौजवान हूं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो सीनियर सियासतदान हैं उनके वालिद भी हैं। एक अखबार की तरफ से जो रिपोर्ट किया गया है आपके सामने रखते हैं, ये कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। बाकी मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कुछ कहा उसकी वीडियो नहीं देखी। जो कुछ मीडिया में आया है, प्रिंट मीडिया में आया, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं किसी को दूसरी बार या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। क्या हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल 70 साल के बाबों के हवाले कर दें? हमें पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा, अब वो आराम करें। पुरानी सियासत मुल्क की दुश्मन है। वज़ीर आज़म की सिलेक्शन बंद कमरों में होती है, बताया जाता है कि ये आपका वज़ीर आज़म है। इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कई बातें बिल्कुल दुरुस्त की गई हैं। जैसा कि आजकल नज़र आ रहा है कि इसको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये फरमाते हैं कि बाबे घर बैठ जाएँ, तो पहले सबसे आसफ अली ज़रदारी साहब वो भी बाबे हैं। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस खिताब में अपने वालिद साहब को बताना चाहते हैं कि अब्बा जी बहुत हो गई, आप घर बैठ जाएं? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासत को आगे लेकर कौन चलेगा? अगर आसफ अली ज़रदारी ना होते, उनका दस्ते शफ़क़त बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सर पर ना होता, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगर आगे जाने का मौका दिया है तो आसफ अली ज़रदारी साहब की मेहरबानी ने दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बन गए, तो ये सारा कुछ आसफ अली ज़रदारी की वजह से ही हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरे पाकिस्तान की क़यादत करना चाहते हैं। जो इंतखाबात आने वाले हैं उसमें कारकर्दगी दिखाएँ, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएँ। इसके बाद इन्होंने जो कुछ करना है अपनी मर्ज़ी से करते रहें, अपनी पॉलिसियाँ चलाते रहें, लेकिन इनके सामने रुकावट वही है जैसा कि इन्होंने कहा है। और हमारे यहाँ तस्वर भी यही पाया जाता है कि पहले सिलेक्शन कर ली जाती है, उसके बाद फिर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं रस्मन। इस सब के बावजूद भी अवामी राय को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। जिस तरीके से आजकल इमरान खान हैं वो जेल में हैं, उनकी पार्टी पर किस तरह से सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है उनके कहने के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ दबती हुई नजर नहीं आ रही। बात हम कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। उनको शौक़ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने का। इंतखाबात में जितनी भी धांधली हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद भी अगर आप में अहलियत है, अगर आपके सपोर्टर मौजूद हैं, अगर आपका वोट मौजूद है, तो उसको आप किसी तरह भी नेगेटिव नहीं कर सकते, नेगेट नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुला है, लेकिन लोग कुछ माजी को देखकर भी, लोग कुछ कारकर्दगी को देखकर भी वोट देते हैं। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ऐसी कारकर्दगी है? वो 16 माह तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे और सिंध में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़ेर असर हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत कई साल से है, और कई साल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी हुकूमत पर असरअंदाज हो रहे हैं। वही वहाँ पे होता है जो आसफ अली ज़रदारी साहब चाहते हैं, या फिर
بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں۔ اس کے سوا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ پالیسی بنا سکے، وہاں پہ کوئی کام کروا سکے۔ تو بلاول کی کارکردگی وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب سے بلاول بھٹو زرداری طاقت میں آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے طاقتور لیڈر ہوئے ہیں، اس کے بعد سے سندھ کا کیا حال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہاں پہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ کئی جگہوں پر سیلاب متاثرین کے لیے دیا جانے والا سامان برد کا لیا گیا، آپس میں بانٹ لیا گیا، کچھ بیچ دیا گیا، ایسی خبریں آتی رہی ہیں۔ اور پھر کراچی میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ بارش زیادہ آتی ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے تو پھر تباہی بھی زیادہ آتی ہے۔ اس کو ایک مذاق بنایا گیا۔ بہرحال وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، دیگر بھی شہری کئی مسائل ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں۔ بلاول بھٹو زرداری کی سرکردگی میں وہ مسائل حل نہیں ہو سکے۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے جس طرح سے انتخابات میں دھاندلی کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی، آپ نے دیکھا کس طرح سے عمران خان کو وہاں بھی ہرایا گیا تھا، اس کو بھی ذرا چھوڑ دیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے پورے سندھ میں، اس میں کیا ہوا، کتنے ہزار لوگ وہاں پہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اور پھر جماعت اسلامی کا میئر جس نے اکثریت حاصل کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، کیا ایمانداری سے میئر کے انتخابات کراچی میں کروائے گئے؟ نہیں کروائے گئے۔ تو ایسا لیڈر کس طرح سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب 16 ماہ تک پاکستان کے وزیر خارجہ رہے۔ ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان کے جانے سے پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھجوا دیا جاتا تھا ایڈوانس پارٹی کے طور پر۔ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کا انہوں نے اہتمام کرنا ہوتا تھا، کامیابی کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری جاتے تھے، ایک تو ایڈوانس پارٹی جاتی تھی تو پیپلز پارٹی کا وفد بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے 55 دورے کیے گئے ہیں۔ بیرونی ممالک میں سب سے زیادہ دورے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ کے کیے ہیں۔ وہاں پہ مہنگے ہوٹلوں میں ان کا قیام رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ گئے، وہاں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے جو ان کو ہوٹل دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے جھیل مجھے نظر نہیں آتی، مجھے ایسا کمرہ ہوٹل کا دیا جائے جس سے جھیل کا نظارہ کیا جا سکے۔ اور پھر شیری رحمان صاحبہ کے لیے $800 والا کمرہ دوبارہ سے لیا گیا، پہلے والے کا کرایہ $500 تھا۔ تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بالکل ہی ایسے دورے کیے گئے جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ جبکہ افغانستان جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں تھے، آج وہ تعلقات کتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ لوگ پہلے کارکردگی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر لیڈر کا چناؤ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی سامنے ہے۔ سندھ حکومت میں جو کچھ ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، وہ سب کے سامنے۔ اور پھر 16 ماہ کی کارکردگی بلاول بھٹو زرداری کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور شہباز سپیڈ کا نام ان کو دیا گیا تھا۔ شہباز شریف کے چاہنے والے اور ان کی کارکردگی کو سراہنے والے بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن جیسے ہی ان کو مرکز میں بھیجا گیا، جیسے ہی ان کے پاؤں کی تلے بٹیرا آیا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کی 16 ماہ کی کارکردگی سامنے آ گئی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے اوپر پنجاب میں جتنا بوجھ تھا اس کو وہ اٹھا سکتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا، وہ بوجھ انہوں نے ڈھویا، بڑی اچھی کارکردگی رہی ان کی پنجاب میں۔ لیکن جیسے ہی ان پر تھوڑا سا بوجھ زیادہ پڑا ان کی اہلیت سے، ان کی قابلیت سے، تو وہ بیٹھتے چلے گئے۔ ادھر عمران خان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ عمران خان کو آخر کار 2018 کے انتخابات میں کیسے پذیرائی مل گئی، وہ کیسے جیت گئے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ RTS بیٹھ گیا تھا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ RTS عمران خان کی حمایت میں بیٹھا تھا، جبکہ عمران خان کہتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ RTS بیٹھا تھا تو عمران خان کے خلاف بٹھایا گیا تھا، کیونکہ عمران خان 2/3 اکثریت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جب یہ نظر آیا تو پھر عمران خان کو تھوڑا سا نیچے رکھنے کے لیے، عمران خان کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے RTS بٹھا دیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان کی تقریریں سامنے تھیں، لیکن صرف تقریریں ہی سامنے نہیں تھیں۔ عمران خان کی حکومت 5 سال تک خیبر PK میں رہی تھی، وہاں لوگوں نے عمران خان کی کارکردگی دیکھی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ پولیس کے محکمے کو لے لیں، عمران خان نے پولیس میں اصلاحات کی۔ میاں نواز شریف صاحب مرکز میں حکومت میں آئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں
तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में जमात इस्लामी को भी साथ मिलाया, दीगर पार्टियों को भी साथ मिलाया गया। नाज़रीन, आपको पता है कि मरकज से किसी भी सूबे में IG भेजा जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नासर दुरानी का इंतखाब किया गया। और ऐसे IG को क्या कहा जाता है कि जब एक सूबे में आपकी मुखालिफ हुकूमत हो, आपने उसको नाकाम बनाना हो, यही कोई नासर दुरानी साहब को कहा गया। जब उसकी मुलाकात इमरान खान से हुई तो इमरान खान ने उसको कहा कि नासर दुरानी साहब, ये सूबा है, ये पुलिस है, सारे इख्तियारात आपके पास हैं, कोई मुदाखलत नहीं होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी, मेरी पार्टी की तरफ से नहीं होगी। जब उनको फ्री हैंड दे दिया गया तो फिर नासर दुरानी साहब की तरफ से पुलिस को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब की तरफ से आज ये कहा गया है, उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान कहा सबसे बेहतर तफ्तीश खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की है। ये काजी फैसल साहब कह रहे हैं। और पुलिस किसकी ट्रेंड की हुई थी? नासर दुरानी की। और नासर दुरानी को किसने बाइख्तियार किया था? इमरान खान ने बाइख्तियार किया था। और फिर लोगों ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से सेहत की सहूलतें दी जा रही हैं, हमारे एक दोस्त हैं, वो वहाँ की एक बहुत बड़ी NGO के हेड हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब हमारे हॉस्पिटल में लोग आना कम हो गए हैं। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान की वहाँ पे पहली हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीर आला इमरान खान की पार्टी के थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में इतनी ज़्यादा सहूलियात दे दी गई हैं कि हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी देखी तो जब फिर 2018 के इंतखाबात का मौका आया तो लोगों ने इमरान खान को धड़ाधड़ वोट दिए। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बात हमने शुरू की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान को किस तरह से आगे ले जाऊंगा, रोटी कपड़ा और मकान का दावा और वादा आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं। जब से ये सियासत में एक्टिव हुए हैं यही इनका नारा रहा है। तो सिंध में इनके पास मुकम्मल इख्तियारात के तहत हुकूमत रही है, कल तक हुकूमत रही है, आज भी ये निगरान हुकूमत के गुण गाते हैं। वहाँ पे जो कुछ होता है इनकी मर्जी से आज भी होता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लोग आपकी कारकर्दगी को देखकर वोट देंगे। अगर आपकी कारकर्दगी वाकई ऐसी है कि लोग आपको अपना मसीहा समझते हैं, दर्दों का दरमा समझते हैं, अपने मसाइल का हल समझते हैं, तो लोग आपको यकीनन वोट देंगे। तो बाकी नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्लीन स्वीप कर जाएंगे? उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि पहले बता दिया जाता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, किसी को कह दिया जाता है कि आप वज़ीर आज़म हैं। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन जब लोग आपके साथ शामिल हो जाएं, जोकदार जोक निकल आएँ, तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि इमरान खान की पार्टी आजकल नज़र आ रही है, उसको क्रॉस करके बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर इनकी जगह ले लेते हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कोई भी दुनिया की ताकत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकती। अगर अवाम इनके साथ हैं तो क्या अवाम इनके साथ हैं? इसके साथ इजाज़त दीजिए, आप भी इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए। हमारे पास तो इस सवाल का जवाब है। अल्लाह हाफिज़।